हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। जैसा कि हम डेली न्यूज़पेपर की एनालिसिस करते हैं और जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से खबरें होती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, वो चाहे कोई यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, ठीक है, कोई सीडीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, कोई एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, या फिर कोई सीएपीएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, ठीक है, या फिर अगर किसी की भी एसएसबी आई है तो वो भी यहाँ से पॉइंट अपने डिस्कस के लिए रिलेट कर सकता है। और एसएससी के एग्ज़ाम्स में भी ये इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। खैर, तो आज है 2 तारीख और जैसा कि हम कल पढ़े थे और आज साल का दूसरा दिन है, तो हम कल की खबरें यानी कि आज की खबरों पे डिस्कस करेंगे और देखते हैं क्या है। खैर, पहली खबर कि इंडिया आस्क पाकिस्तान टू फ्री प्रिजनर्स, सेज रेडी टू सॉल्व ह्यूमैनिटेरियन मैटर्स। देखिए हुआ क्या है कि जैसे कि हमारा इंडिया है, ठीक है, हमारा इंडिया है, तो इंडिया और पाकिस्तान एक नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, राइट, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। तो नेबरिंग कंट्रीज़ है तो जो भी क्रॉस बॉर्डर जो माइग्रेशन हो गया है इलीगल तरीके से, या फिर अगर टेररिस्ट आए हैं तो उनको पकड़ लिया गया है, या फिर अगर कोई मछुआरे यहाँ से गए हैं उनको पकड़ लिया गया है, तो ये दोनों कंट्री ने किया है, ठीक है। इलीगल अगर कोई किसी तरह से आया है तो इंडिया ने कैप्चर कर लिया है और हमारे यहाँ के लोगों को पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया है, ठीक है। तो इंडिया ने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ मिलके और जो भी इश्यूज़ हैं प्रिजनर्स के उनको हम सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। जो हमारे प्रिजनर्स हैं वो छोड़ दें और जो उनके प्रिजनर्स हैं हम छोड़ देते हैं, हाँ, लेकिन शर्त ये है कि जो भी पाकिस्तान के थे उनको उस पाकिस्तान की सरकार ने आइडेंटिफाई नहीं किया है कि ये हमारे सिटीजन्स हैं, राइट। बट जो भी इंडियन थे पाकिस्तान में उनको इंडियन सरकार ने क्या कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये हमारे सिटीजन्स हैं, आप हमें छोड़ दीजिए, ठीक है। तो अभी पाकिस्तान का वेट हो रहा है कि पाकिस्तान अपनी इनकी आइडेंटिटी कंफर्म करे, क्योंकि ये मछुआरे थे तो इनको पकड़ा गया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या बात बन पाती है। खैर, अभी ये हमारा इशू जो होगा इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड ये बहुत ही अहम होगा। अब देखने वाली बात है कि पाकिस्तान इनकी आइडेंटिटी शेयर करता है कि नहीं शेयर करता है, ठीक है। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि इंडिया और ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है और वियना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वियना जो सिटी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो वर्ल्ड रैंकिंग आती है कि मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड, तो उस पहले नंबर पे वियना आती है, यानी कि वियना सबसे अच्छी जगह है दुनिया में रहने के लिए, ठीक है। खैर, वियना में भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स भी हैं, जैसे ओपेक के हैं, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, बट इन द सेंस कि ओपेक ऑस्ट्रिया मेंबर नहीं है ओपेक का, बट इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वहीं पे है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, आईईए का भी हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना में है, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना में भी है, ठीक है। तो ये वियना इस तरह से इम्पॉर्टेंट है। खैर, इंडिया ने बात की है, ये वहाँ के सेलियम है, फॉरेन मिनिस्टर हैं, और ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब, तो इन दोनों की मीटिंग हुई है। तो इन दोनों ने बात की है कि हम दोनों एक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसके तहत कि एक यूरोपियन कंट्री होने के नाते, ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री होने के नाते यहाँ पे माइग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कहाँ जा रहे हैं, माइग्रेट करके ऑस्ट्रिया जा रहे हैं। तो ऑस्ट्रिया ने कहा है कि हम दोनों साइन कर लेते हैं, जिसके तहत अगर यहाँ कोई इलीगल माइग्रेंट्स आता है, ऑस्ट्रिया में अगर कोई इलीगल माइग्रेंट्स आता है तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको वापस भेज देंगे, और अगर हमारे यहाँ से कोई इलीगल तरीके से इंडिया जाता है तो आप हमें वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। खैर, इसके तहत हम बात करते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने क्या साइन किया है, एफटीए बात हो रही है एफटीए की, ठीक है। एफटीए की और किससे बात हो रही है, श्रीलंका से बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश से बात हो रही है,
FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके तहत लो टैरिफ लगता है, बैरियर लगते हैं। और इंडिया और ऑस्ट्रिया के रिलेशन काफ़ी ठीक ठाक हैं, बिकॉज ये यूरोपियन नेशन की कंपनी है, यूरोपियन यूनियन की कंपनी है, सॉरी यूरोपियन यूनियन का एक नेशन है, पार्ट है। तो जिसकी वजह से हम जो भी डील करते हैं वो किससे करते हैं, यूरोपियन यूनियन एट द सेम करते हैं, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रिया के साथ हम क्या साइन करने जा रहे हैं, मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके साथ ही साथ एक और खबर है वहीं से रिलेटेड, ये इंडियन एक्सप्रेस में थी खबर कि क्रोशिया अब क्या हो गया है, क्रोशिया क्या हो गया है अब। क्रोशिया के अगर कैपिटल की बात करें तो जैग्रेब है, ठीक है। क्रोशिया कैपिटल जैग्रेब है, ये यूरोपियन कंट्री है और ये 2013 में यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ा था, पर उस टाइम पे उसने अभी अपना करेंसी चेंज नहीं किया था, जबकि यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं, ठीक, 27 कंट्रीज़ हैं। और फिलहाल में जो कंट्रीज छोड़ने वाली थी वो है ब्रिटेन, ब्रेग्जिट के नाम से जाना गया, ड्यू टू सम रीजंस थे उसके, फाइनेंशियल रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उनको, माइग्रेशन के वजह से उन्होंने छोड़ दिया। खैर, तो 2013 में क्रोशिया को मेंबरशिप तो मिल गई थी, बट अब फुली नहीं था, मतलब पूरी तरीके से नहीं था, पार्शियल लेवल पे था, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी होती है वो यूरो है, तो यूरो करेंसी क्रोशिया ने अपनाया नहीं था, ठीक है। बट हाँ, अब पूरी तरीके से यूरोपियन यूनियन ने के जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर रहा है और ये फुली तरीके से हो गया है। और भी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अभी नहीं किया है, वो है स्वीडन। स्वीडन यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, पर इसने अभी क्या नहीं किया है, बुल्गारिया, पर ये करेंसी खुद ही यूज़ करते हैं, खुद की ही करेंसी यूज़ करते हैं। तो क्रोशिया में होने वाला ये है कि 14 दिन तक आप दोनों करेंसी यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद सिर्फ आपको क्या यूज़ करना होगा, यूरो यूज़ करना होगा। तो कौन फुली इंटीग्रेटेड यूए मेंबर हो गया है, ये हो गया है क्रोशिया, ठीक है। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि जैसा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई हो गया है इंडिया में, और ये नवंबर में ये करीब था 8% और दिसंबर में हो गया है 8.3%। इसके कई सारे रीजंस हैं, ठीक है। अगर सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इसने कहा है कि हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो हाई हो गई है, बट हाँ, हमने क्या किया है, जॉब क्रिएशन की बात करें तो उसमें हमने बहुत अच्छा काम किया है और जॉब हमने क्रिएट की है, क्योंकि जैसे कि कोविड की वजह से जो डाउनफॉल आया था इकोनॉमी में और जॉब क्राइसिस हुई थी, उसकी वजह से हमने इम्प्रूव किया है, बट वी आर स्टिल डूइंग इट फॉर द बेस्ट। तो ये सबसे कम है 16 महीने के रिकॉर्ड में, अगर देखा जाए तो 16 महीने में सबसे ज़्यादा है, यानी कि बहुत सारे लोग अपनी जॉब खो चुके हैं। एनीवेज, खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि ये एक टाटा सन्स से आई है, बहुत बुरी खबर है कि जो टाटा सन्स के जो पूर्व डायरेक्टर थे कृष्ण कुमार, जो 1999 से 2013 तक रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टर रहे हैं, और इनकी डेथ हो गई है कल 84 की एज में। कार्डियक अरेस्ट हुआ था, इनको हार्ट अटैक आया था और इनको पद्मश्री मिला था, 2009 में, राइट। और इनका जो सबसे टाटा इस वजह से जानी जाती है कि वो डूबती कंपनी को भी क्या कर लेती है, बचा लेती है, एक तरह से एक्वायर करने के बाद उसको सरवाइव कर लेती है। तो इनके कार्यकाल में जो सबसे बड़ा हुआ था वो था ब्रिटेन का, यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी थी चाय की, टेटले, आई थिंक दिस वाज राइट। तो इसको एक्वायर किया था और ये डूब रही थी, तो इनको एक्वायर कर लिया, इनको खरीद लिया था, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे थे, और रतन टाटा ने और टाटा सन्स के जो भी चेयरमैन थे, एन चंद्रशेखरन, अभी अगर हम बात करें तो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, राइट। तो उनके भी ट्वीट्स आए तो उन्होंने कहा है कि हम बहुत अच्छे इंसान थे, राइट। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि नागपुर यूनिवर्सिटी में इंडियन साइंस कांग्रेस शुरू होने जा रहा है, 108वें का इंडियन साइंस कांग्रेस शुरू होने जा रहा है, जिसकी अगर हम एड्रेस करेंगे पीएम मोदी सर कल 3 जनवरी को, जिसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे कई सारी बात होगी। वुमेन पार्टिसिपेशन की सबसे ज़्यादा बात होनी है, इंडियन साइंस कांग्रेस में। तो इसका अगर हम थीम देखें
अगर इसका हम थीम देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो साइंस के फील्ड में, साइंस और टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के फील्ड में वुमेन का पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाया जाए, वुमेन का पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाया जाए, इस बारे में चर्चा होगी और इसका थीम भी यही है। और साथ ही साथ इसमें चिल्ड्रन साइंस की भी बात की जाएगी। ठीक है, चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस की भी यहाँ पे मीटिंग एक तरह से कह सकते हैं होगी। उसके बाद फार्मर की भी होगी, और ट्राइबल्स की भी होगी, राइट, ट्राइबल्स की भी होगी। तो इन सब में होगी। और वुमेन पार्टिसिपेशन, और इसके साथ ही साथ ब्लू इकॉनमी भी एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे डिस्कस होने वाला है। ब्लू इकॉनमी यानी कि मैरीटाइम से जो भी हम इकॉनमी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ओशंस हैज़ बहुत सारे इनॉर्मस फैक्टर्स कह सकते हैं कि उसके पास इतनी ताकत है ओशन के पास कि वो इकॉनमी एक क्रिएट कर सकता है। जैसे कि सी फूड ये एक तरह से न्यूट्रिशियस भी होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशियस भी होते हैं और प्रोटीन वगैरह भी देते हैं। तो इस पे बात होगी कि इकॉनमी, ब्लू इकॉनमी को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे इसको आगे ले जाया जाए, ब्लू इकॉनमी की बात की जाए। ठीक है, तो इंडियन साइंस कांग्रेस कहाँ होने वाला है? नागपुर यूनिवर्सिटी में होगा। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में होगा, ठीक है, नागपुर की यूनिवर्सिटी में होगा। और ये 108 है। और वुमेन पार्टिसिपेशन इसका क्या होने वाला है, मेन थीम होने वाला है। ठीक है, खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि जैसे ब्राज़ील में अभी बहुत सारे उठापटक चल रहे थे। ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? ब्रासिलिया। ठीक, ये एक साउथ अमेरिका कंटिनेंट का देश है। ठीक है, सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सी नदी पड़ती है? अमेजॉन। एनीवेज, तो यहाँ पे क्या है कि इसके पहले इनका लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा इन प्रेसिडेंट बन चुके हैं तीसरी बार। और इससे पहले कौन थे? बोल्सोनारो थे। ठीक है, बोल्सोनारो प्रेसिडेंट थे। तो ये हट गए हैं, अक्टूबर में इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद ये कुर्सी नहीं छोड़ रहे थे, चार्जेस वगैरह भी लग रहे थे, प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे, बट एट द एंड ये बन चुके हैं। और इनका ये तीसरा कार्यकाल है। 2003 से 2010 के बीच में भी ये प्रेसिडेंट रहे हैं। और एक और फैक्ट सामने आया है कि 1965 से लेके 1985 तक क्या था यहाँ पे? मिलिट्री रूल था, मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी यहाँ पे। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रेसिडेंट जब नया इलेक्ट हो रहा है तो उसके लिए कोई कारपेट वगैरह का व्यवस्था नहीं किया गया है, क्योंकि इनके और बोल्सोनारो के बीच में डिस्प्यूट्स काफ़ी ज़्यादा थे। ठीक है, खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और मैंने ये बताया भी था, एक वीडियो भी लिया था डेंजर ऑफ डीफेक्ट्स के बारे में, बट फिर ये फिर से न्यूज़ में आया है, फिर से आज के पेपर में था। तो डीप फेक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू बन गया है। और साइबर सिक्योरिटी के मामले में, साइबर अटैक्स और साइबर सिक्योरिटी के मामले में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो खैर डीप फेक्स क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया था उस दिन कि डीप फेक्स वो होते हैं कि आप किसी की वर्चुअल आइडेंटिटी बना देते हैं जो कि फेक होती है। ठीक है, और उसे आप परेशान करने के लिए या उसकी आइडेंटिटी को ठेस पहुंचाने के लिए आप उसका यूज़ करते हैं, वो चाहे कोई इंडिविजुअल हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो। ठीक है, ये डीप फेक है। इसमें क्या होता है कि आप रिक्रिएट करते हैं एआई के तहत, उसकी ऑडियो भी क्रिएट कर लेते हैं, उसकी वीडियो भी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और उसको एक्सप्रेशन वगैरह सब कुछ आप क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप इसको यूज़ करके उस आदमी को, उस इंसान को। और ये बेसिकली क्या होता है? मैलिशियस फंक्शंस होते हैं, मैलिशियस कंटेंट्स होते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप अच्छे कामों के लिए यूज़ करते हैं, आप अच्छे कामों के लिए नहीं यूज़ करते हैं। ये डीप फेक्स एक इनफैक्ट बहुत ही बुरे कामों के लिए यूज़ होता है। और अगर 80% हम डीप फेक्स की बात करें, 80% 90% की डीप फेक्स की बात करें, तो वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है पोर्नोग्राफी में, राइट, पोर्नोग्राफी में यूज़ हो रहा है। क्योंकि कोई भी मॉडल्स वगैरह को लेके उठा के इनका डीप फेक्स में पोर्नोग्राफी में इंक्लूड कर दे रहे हैं, और जिसकी कि वो सोशल एलिनेशन फील कर रही है। ठीक है, सोशल बॉयकॉट फील कर रही है, बल्कि वो ऐसा है नहीं। बट इस पर एक जांच करने
और कमीशन वगैरह की, इंस्टीट्यूशन वगैरह की ज़रूरत है और रेगुलेट करने की ज़रूरत है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन की हम बात करें, डीप फेक प्रॉब्लम्स हैं वो तो समझ में आ रही है, पर इसका जो है उसकी सॉल्यूशन क्या है? तो उसका सॉल्यूशन है कि ऑथेंटिक जो भी है, ऑथेंटिक वेबसाइट्स का यूज़ करें फॉर न्यूज़। मैंने ये बताया भी था, फॉर न्यूज़, ठीक है। अपनी आइडेंटिटी को हर जगह रिवील ना करें। जैसे कि वेबसाइट्स हैं, तो कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिस पे हम अपना डाटा वगैरह डाल देते हैं, ठीक है, और पता चलता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, तो जिसकी वजह से अगर वो डेटा ले लिया तो वो डेटा को क्या यूज़ कर सकता है? डीप फेक में हमारा यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से बचना है और जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है और अवेयर रहना है, ठीक है। इसके तहत सरकार को जो टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस है उसको भी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है, उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम ना हो और भी लोगों के, सिटीजन्स के लोगों में हो। और जो भी कंपनियां हैं, अगर हम बात करें फ़ोन कंपनियां हैं जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराती हैं, उनसे क्या करना है कि उनसे एक एंड टू एंड एन्क्रिप्शन लेना है। एंड टू एंड इनक्रिप्शन यानी कि जो डेटा है आप अपने यहाँ शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। जो डेटा है वो आप अपने यहाँ शेयर नहीं करेंगे, लीक वगैरह नहीं करेंगे, वो चाहे कोई भी कंपनी हो, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। एनीवेज, खैर चलते हैं अगली खबर पे। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तो बैड लोन्स की हम बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो इस न्यूज़ में ये है कि जो भी बैंक लोन्स होते हैं, बैड लोन्स होते हैं, जो बैंक लोन प्रोवाइड कराता है, वो 10 सालों में सबसे कम है। मतलब कि जो लोन्स है, बैड लोन्स है, वो बैंकों के पास सबसे कम है। बैड लोन्स जो है वो सबसे कम है और बैंकों के पास। तो उसके हम डिटेल्स जानेंगे कि ये बैड लोन्स आखिर होते क्या हैं, और ये कैसे बढ़ते हैं और ये कैसे कम होते हैं। तो उसके बारे में ये पूरी डिटेल है, इस पूरी डिटेल को हम यहाँ पे समझेंगे। खैर चलते हैं, तो देखते हैं क्या है। तो इसमें मैं 4 कॉन्सेप्ट बताऊँगा। GNPA, ठीक है, NNPA, उसके बाद स्लीपेज रेशियो, उसके बाद रिटर्न ऑफ एसेट्स, राइट। अगर हम GNPA की बात करें तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, ठीक है। और NNPA की बात करें तो ये होता है नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। स्लीपेज रेशियो की बात करेंगे और फिर हम रिटर्न ऑफ एसेट्स की बात करेंगे। खैर, तो NNPA का NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था एक। तो ये क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। सिंपली अगर हम कह दें कि अगर आप बैंक से लोन लेते हैं, अगर आप वो लोन वापस दे नहीं पाते हैं, तो वो जो पैसा होता है वो बैंक का क्या बन जाता है? NPA हो जाता है, यानी कि उसका घाटा हो गया, तो वो NPA कहलाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के 3 टाइप होते हैं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड होता है, सब स्टैंडर्ड होता है, फिर एक लॉस्ट होता है और एक डाउटफुल होता है। तो NPA क्या होता है कि अगर आप 90 दिनों के अंदर, जो ओवर ड्यू पीरियड है, तो आप 90 दिनों तक आप उस पैसे को नहीं भर पाते हैं, तो वो बैंक के किस में चला जाता है? NPA में चला जाता है, ठीक है। और बात करें हम ग्रॉस NPA की, अगर हम बात करें ग्रॉस NPA की, ठीक है, ग्रॉस NPA की बात करें, GNPA की बात करें, तो ये एक ऐसा अमाउंट होता है कि अगर आप पैसे लेते हैं बैंक से पैसे लेते हैं, इस इंडिविजुअल को दे दिया, बैंक ने लोन दे दिया, ठीक है। तो अगर बैंक को 2 तारीख को ज़रूरत है पैसे की और ये इसको 2 तारीख को वापस नहीं कर पाया, तो वो किस पे कहलाएगा? वो GNPA कहलाता है, राइट, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। तो यानी कि जिस टाइम बैंक को ज़रूरत थी उस टाइम पे इंडिविजुअल पे नहीं कर पाया, तो ये GNPA होता है। और जो NNPA होता है वो कहलाता है कि NNPA वो होता है कि नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो इसमें पूरे जो भी बैंक लोन देता है या फिर एडवांसेस प्रोवाइड कराता है, तो उस पे उसका जो नेट होता है वो क्या कहलाता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। खैर, उसके बाद हम स्लीपेज रेशियो की बात करते हैं। स्लीपेज रेशियो की,
ये सभी टर्म किससे जुड़े हुए हैं? एनपीए से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम स्लिपेज रेशियो की बात करें तो मान लीजिए कि पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में बैंक का जो एनपीए था वो था 13%, राइट, वो था 13%। और इस साल जो करंट फाइनेंशियल ईयर में उसका कितना हो गया? 15%। तो जो स्लीपेज रेशियो होगा इन दोनों का डिफरेंस होता है, यानी कि 2%। ठीक है, तो एनपीए 13% था पिछले साल, अब 15% हो गया है। तो अब स्लीपेज रेशियो कितना हो गया? 2% हो गया। तो स्लीपेज रेशियो अगर बढ़ता है तो बैंक का इसमें घाटा है। अगर स्लीपेज रेशियो कम होता है तो बैंक का इसमें फ़ायदा है, क्योंकि नेट प्रॉफिट में वो इंक्लूड होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेट ऑफ एसेट्स की। ठीक है, रेट ऑफ एसेट्स की आरओए की बात करते हैं। ठीक है, इसके फॉर्मूले भी होते हैं बट वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उस पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि फार्मूला लगा के डिसाइड करें इनटू 100 वगैरह, कुछ नहीं, बस जानना है कि ये होते क्या हैं, डेट्स इट। रेट ऑफ एसेट ये होता है कि अगर कोई बैंक के पास 100 रुपये है, ठीक है, बैंक के पास 100 रुपये है तो इसका ये एसेट है, इसका 100 रुपये एसेट है, इसका धन है। तो अब ये 100 रुपये से कितने पैसे कमा लेता है एक महीने में? ठीक है, अगर एक महीने से ये 10 रुपये कमा ले रहा है, यानी कि इसका एट द एंड ऑफ द मंथ इसकी एसेट हो जा रही है 110 रुपये, तो इसका 10% क्या है? रेट ऑफ एसेट है, यानी कि ये 10% फ़ायदा कमा ले रहा है। तो ये क्या कहलाता है? रेट ऑफ एसेट्स कहलाता है। ठीक है, तो हम ये चारों चीज़ों को देख लिया, रेट ऑफ एसेट देख लिया, जीएनपीए देख लिया, ठीक है, एनएनपीए देख लिया, उसके बाद स्लिपेज रेशियो देख लिया। तो पिछले सालों में क्या हुआ है कि 2015 से 2014 या 15 से सरकार ने, आरबीआई ने कहा है कि जो भी एनपीए हैं उसे आप हटाइए और उसे वेव ऑफ राइट ऑफ करिए। राइट ऑफ इन मीन्स कि आप इसे अपने डायरी से निकाल दीजिए, आप इसे भूल जाइए कि ये मेरा पैसा भी था। ठीक है, और नया अपना अकाउंट बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए, जिससे कि आपको जो भी फ़ायदा हो रहा है उसको आप मैनेज करिए एनपीए से। यानी कि अगर आपको 100 रुपये फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, बैंक से 100 रुपये फ़ायदा हो रहा है हर महीने, और आपका हर महीने अगर आपको 30 रुपये एनपीए चला जा रहा है, तो आप 70 रुपये आपका नेट प्रॉफिट होगा। ठीक है, कि यानी कि आप जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं उसमें से एनपीए हटा दीजिए, और ज़्यादा बढ़ रहा है जिसकी वजह से इन पे क्या करे होगा? बर्डन भी कम लगेगा, बैंक्स पे क्या होगा? बर्डन भी कम होगा। अगर हम पिछले 7 सालों की बात करें तो 10 लाख एनपीए थे, 10 लाख करोड़ कितने थे? एनपीए था। ठीक है, इतने पैसे एनपीए में था, बट बैंकों ने 1,32,000 करोड़ ही सिर्फ क्या किया है? रिकवर कर पाए हैं, यानी कि करीब 14% के। ठीक है, तो 13-14% के करीब ही सिर्फ रिकवर कर पाए हैं। तो जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी कम है। और इसमें क्या होता है? रिकवरी करने में कई सारे एजेंसी को हायर कर रखा है, बैंकों ने कई सारे एजेंसी को हायर कर रखा है, जैसे एक नरफेजी है। ठीक है, कई सारी एजेंसी को हायर करते हैं, जबकि जैसे एक कहावत है, इनफैक्ट एक मूवी का है कि मैंने 31 लाख रुपए ब्याज दिए थे ब्याज पे, पर उसे वसूलने में मुझे 32 लाख रुपए लग गए, राइट, 32 लाख खर्चा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने की हमने कमाई नहीं की उतना हमने उसे वापस लाने में खर्चा कर दिया। तो सरकार ने कहा है कि आप इसे जो भी एनपीए है वो भी हटाइए, और जो स्लीपेज रेशियो है उसको आप कम करिए, राइट। अगर आपका एनपीए है पिछले साल, जैसे मैंने बताया था कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से आप इस फाइनेंशियल ईयर में कम पैसा दें, ठीक है, या फिर ज़्यादा दे, तो अगर ज़्यादा दे रहे हैं तो जो डिफरेंस होना चाहिए वो कम होना चाहिए, जिसकी वजह से आप पे बर्डन भी कम पड़ेगा, आपकी लायबिलिटी भी कम पड़ेगी, और जो आपके एसेट्स हैं, जो भी आपके प्रेजेंट एसेट्स हैं, उसको चलाने में बहुत स्मूथली होगी, और बैलेंस शीट भी बनाने में बहुत अच्छा कारीगर साबित होगा। तो ये कहना था सरकार से, सरकार ने कहा था बैंकों से, तो अब बैंकों ने क्या कर दिया कि जैसा सरकार ने कहा वैसा इन्होंने कर दिया, और ये सबसे कम कह सकते हैं बैड लोन्स हैं बैंकों के पास, और काफ़ी अच्छे बैंक्स चल रहे हैं। तो इसका एक रीज़न भी है कि बैंक पे बर्डन भी बढ़ रहा है, और जो भी वो अपने प्रॉफिट हैं उनसे वो एनपीए काट रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ठीक है, बट बैड लोन्स की रिकवरी को मामले में अभी ठीक है। खैर, तो ये थी आज की खबर। ये ग्राफ्स हैं जो पिछले साल के रिकॉर्ड्स थे, पिछले 7 सालों के, उनके रिकॉर्ड्स थे।
तो वो दिखाया गया है इसमें। और खैर ये मैंने बता दिया है आपको। और उससे जुड़ी हुई एक और खबर थी कि क्या हैज़ इंडिया टाइडेड ओवर द प्रॉब्लम्स ऑफ बैड लोन, क्या बैड लोन से इंडिया के जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सही हो गए हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हाँ, बट और भी हमें मेजर्स की ज़रूरत है जिसकी वजह से हमारे बैड लोन्स ज़्यादा ना हो, जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, और गवर्नमेंट कहती है कि आप बैड लोन्स वेव ऑफ कर दीजिए या फिर लोन दीजिए, तो वो किस बेसिस पे लोन दे। अभी क्या है कि कौशल विकास केंद्र खुला था, तो उसमें क्या था कि आप एमएसएमई को आप कितना भी लोन दीजिए, ठीक है, कोई कोलेटरल मत रखिए, ठीक। अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो जिसकी वजह से बैंकों के पास बहुत सारा एनपीए हो गया, क्योंकि ये चुका नहीं पाए थे बाद में, क्योंकि इनका जो बिज़नेस था वो चल नहीं पाया था। तो बैंकों ने कहा था कि आप हमें दीजिए, सरकार कुछ करिए। तो सरकार ने क्या किया था कि इनको जारी किया था, पैसे जारी किए थे, इसकी वजह से ये अपना एनपीए कवर कर पाए थे। और कुछ तो जारी किए थे पर और कुछ नहीं जारी किए थे। जो नहीं जारी किए थे तो इसने कहा, सरकार ने कहा कि आप जो भी पैसा है उसे क्या करिए, वेव ऑफ कर दीजिए, राइट ऑफ कर दीजिए, ठीक है, राइट ऑफ कर दीजिए, यानी कि आप अपने बैलेंस शीट से हटा लीजिए और जो भी प्रॉफिट से है उससे आप मैनेज कर लीजिए, ठीक है। खैर, तो ये थी आज की खबरें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए नए हैं चैनल पे तो। और मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जो भी लिंक्स हैं मैं टेलीग्राम में टेलीग्राम के जो लिंक्स हैं जिसमें वीडियोस के लिंक्स आते हैं, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, कृपया करके आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं कल, बाय बाय।